Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this video we are going to start with place of supply. Okay, सबसे important chapter है and CA इंटर के लिए ये टॉपिक फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है. ओके, सीए में इंटर को ये वीडियो नहीं देखना है. ओके, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ. सीए में इंटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वॉच दिस वीडियो क्योंकि उनके सिलेबस से निकाला गया है. ओके, लेकिन सीए इंटर इन लोगों को सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 12, ये दो सेक्शंस है. ओके, एंड रूल्स है. सीए फाइनल, सीए में फाइनल, इन दोनों को पूरा का पूरा सिलेबस है. दैट इज सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13. ठीक है, ये सिलेबस का कवरेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड. सीए में इंटर को नहीं देखना है. सीए इंटर ओनली सेक्शन 10, सेक्शन 12 एंड रूल्स, एंड सीए फाइनल, सीए में फाइनल फुल लेक्चर्स. ओके, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का हम लोग ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11 कवर करेंगे. ओके, सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 का एक सेपरेट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर किया था, ठीक है, उसमें एक चीज हमने सीखी थी. दैट वाज जीएसटी इज अ जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. ओके, अब जीएसटी अगर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो जीएसटी का रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? डेस्टिनेशन वाली स्टेट को. ओके, डेस्टिनेशन वाली स्टेट हम लोग कैसे ढूंढेंगे? व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड डेस्टिनेशन स्टेट? वो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, एक एग्जांपल देता हूँ. अगर हमने कहा कि महाराष्ट्र के सप्लायर ने गुजरात के रिसिपिएंट को गुड्स सेल किया. ओके, डिलीवरी किया गुजरात में. तो यहाँ पर जीएसटी का रेवेन्यू किसको जाएगा? गुजरात को जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. ठीक है, किस फॉर्म में जाएगा देखो. गुजरात वाला महाराष्ट्र को क्या पे करेगा? आईजीएसटी पे करेगा. ओके, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र से, ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र से सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी पहुंचाएगा. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी पहुंचाएगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? खुद का शेयर रिटेन करके जो 50% बाकी का है वो किसको दे देगा? गुजरात गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा. तो यहाँ पर प्रोड्यूसिंग स्टेट को कुछ भी नहीं मिलने वाला है. ओके, यही जीएसटी का एक बेसिक चीज था जो हमने पहले भी सीखा हुआ है. तो महाराष्ट्र से अगर आप गुजरात सेल कर रहे हो, रेवेन्यू वुड बी गोइंग टू गुजरात गवर्नमेंट. अब गुजरात को ही क्यों मिलेगा? क्योंकि गुजरात इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. गुजरात इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड इज टोटली डिफरेंट. ओके, दो चीजें मैंने अभी, दो वर्ड्स बोले. प्लेस फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड, दैट इज महाराष्ट्र, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात. आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब हम लोग यहाँ पर डेस्टिनेशन का बात कर रहे हैं. ओके, तो डेस्टिनेशन कैसे ढूंढना है अपने को किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी सर्विसेज का? दैट इज ओनली थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर. दैट इज ओनली थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर. ओके, अभी अगर हम लोग किसी भी स्टेट को बोलें कि सर आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ इस ट्रांजेक्शन का, आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र बोलेगा कि गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई है? नहीं बोलेगा. बोलेगा नहीं, मैं सप्लाई कर रहा हूँ मेरा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई. गुजरात बोलेगा मैं सप्लाई कर रहा हूँ मेरा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, मैं खरीद रहा हूँ मेरा स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई वाली स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा. ओके, तो स्टेट्स के हाथ में अगर दिया प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस बनाने के लिए तो देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट. इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस है वो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया. एंड इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, इट इज कमिंग फ्रॉम आईजीएसटी एक्ट इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट. ठीक है, तो आईजीएसटी एक्ट 2017, ये एक्ट में
सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये जो पांच सेक्शंस यहाँ पर लिखे हैं, ये पांच सेक्शंस प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। एंड लास्ट वाला जो है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विसेज करके रहता है, OIDR सर्विस बाद में देखेंगे, उससे रिलेटेड है। आया समझ में प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग क्यों सीख रहे हैं? सेकंड पॉइंट, हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों सीख रहे हैं? टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन नेचर ऑफ टैक्स। टू डिटरमाइन नेचर ऑफ टैक्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ टैक्स? नेचर ऑफ टैक्स मतलब कि क्या मेरे सप्लाईज पर CGST, SGST लगना चाहिए, या मेरे सप्लाईज पर IGST लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में है, मतलब सप्लायर का रजिस्ट्रेशन अगर महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी निकल के आता है महाराष्ट्र, देन द ट्रांजैक्शन वुड बी लायबल टू CGST, SGST। लेकिन जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स थे, ओके, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट है, देन क्या लगेगा? IGST लगेगा। आ गया समझ में? तो हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ कंपेयर किसको करना है? प्लेस ऑफ सप्लाई को कंपेयर करना। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे। टू डिटरमाइन एक्सपोर्ट्स। टू डिटरमाइन एक्सपोर्ट्स। ओके, अभी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब भी हम लोग करते हैं, तभी एक बेसिक कंडीशन ये होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, ओके, तो यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। तो एक्सपोर्ट कब माना जाएगा? जब प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? इंडिया के बाहर होना चाहिए, तभी क्या माना जाता है? इसको एक्सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का तो एक बेसिक कंडीशन है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? टेकिंग गुड्स टेकिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, टेकिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया मतलब इंडिया से, इंडिया के बाहर को गुड्स लेके जा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स का एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कुछ कंडीशंस है। ओके, देयर आर कंडीशंस फॉर ट्रीटिंग एन एक्टिविटी एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, जो सप्लायर होगा, ओके, जो सप्लायर होगा वो सप्लायर इंडिया में होना चाहिए। ओके, सप्लायर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। सेकंड, वेरी सिंपल, रिसिपिएंट कहाँ होना चाहिए? रिसिपिएंट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। ओके, थर्ड कंडीशन, अभी अभी देखिए हम लोगों ने, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हम लोग सीखने वाले हैं, इट शुड बी आउटसाइड इंडिया। ओके, एंड फोर्थ कंडीशन, हम लोग को पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। ओके, अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय RBI। अगर RBI बोलता है कि नेपाल से अगर रुपीज आ रहा है चलेगा, भूटान से रुपीज आ रहा है चलेगा, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में आपका INR डिपॉजिट हो रहा है चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों को छोड़ करके बाकी केसेस में क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में पैसा मिलना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। एंड लास्ट कंडीशन, इट शुड नॉट बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, इट शुड नॉट बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब कि आपका खुद का ही ब्रांच ऑफिस नहीं होना चाहिए, आपका खुद का लाइसेंसिंग ऑफिस नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब आपका मेन बिजनेस यूके में है, इंडिया में आपने एक ब्रांच ओपन किया, ओके, ब्रांच आपके ऊपर बिल बना रहा है, तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो दो अलग एंटिटीज होना चाहिए, सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी होना चाहिए, खुद का डिस्टिंक्ट पर्सन, खुद खुद का ही एंटिटी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पांच कंडीशन के फुलफिल होने पर कोई भी एक्टिविटी क्या मानी जाएगी? एक्सपोर्ट ऑफ
सर्विस। आ रहा है समझ में? अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये इंटरस्टेट सप्लाईज है। कैसे मालूम पड़ा? एक हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी में सेक्शन पढ़ा था। वेन एवर सप्लायर इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, then the transaction would be called as interstate supply. Then the transaction would be called as interstate supply. Are you all getting the point? सेक्शन नंबर 75B, सॉरी 75A ओपन कर रहा। 75B तो एससीजेड का था। 75A, ठीक है, वो वाला सेक्शन ओपन करो। उसमें आपको दिखेगा सप्लायर इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। सेम यहाँ पर भी फॉलो होगा। एक्सपोर्टर आप हो मतलब इंडिया के हो। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 11 में, जो कहता है कि डेस्टिनेशन, दैट इज जापान, यूएस, जहां पर भी आप भेज रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ रहेगा? आउटसाइड इंडिया। सो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। आई होप सब कुछ समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई की। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट, जो गवर्नमेंट को सेटलमेंट करना होता है। अभी यहाँ पर देखो, गुजरात गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए, तो गुजरात गवर्नमेंट को ही क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है। ओके, तो गुजरात गवर्नमेंट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हम लोग को गवर्नमेंट का सेटलमेंट्स में भी प्लेस ऑफ सप्लाई यूजफुल है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर। एक्चुअल चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमने देखा कि चार सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13। ठीक है, ये चारों सेक्शंस को सीखने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शंस। ओके, ये सेक्शंस कब लगने वाले हैं वो पहले समझते हैं। ओके, उसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन आया तो मेरे को कौन सा सेक्शन में जाना है। नहीं तो क्या होएगा, आप लोग ढूंढते फिरोगे कि 12 लगाए कि 13 लगाए, 10 लगाए कि 11 लगाए। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? एप्लीकेबिलिटी। अभी एप्लीकेबिलिटी सीखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। गुड्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो? ओके, दोनों में से जो भी रहेगा वो, गुड्स बेच रहे हो या तो सर्विस बेच रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग गुड्स बेच रहे हो, ओके, इफ यू आर सेलिंग गुड्स, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर इधर सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। ओके, हम लोग सीखेंगे कौन सा एग्जैक्ट लगेगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, ओके, तब दोनों में से कोई भी सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 12 या फिर सेक्शन नंबर 13। पॉइंट समझ में आया? बेसिक। गुड्स बेच रहे हो तो सेक्शन 10 या फिर 11 से आंसर आएगा। सर्विसेज दे रहे हैं, सेक्शन नंबर 12 या तो 13 से आंसर आएगा। अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं जिसका मूवमेंट इंडिया के अंदर है, ओके, जिसका मूवमेंट इज विद इन इंडिया, मूवमेंट इज विद इन इंडिया, मतलब कि महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से गुजरात, राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, जो भी रहेगा। ओके, गुड्स का मूवमेंट अगर इंडिया के अंदर है, तब तो सेक्शन नंबर 10 लगाना है आपको। ओके, अगर मूवमेंट गुड्स का इंडिया के अंदर है तो सेक्शन नंबर 10 लगाएंगे। लेकिन अगर मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो उस केस में सेक्शन नंबर 11 लगेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इन दोनों में कौन सा सेक्शन लगेगा? इन दोनों में लगेगा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 आ गया समझ में? गुड्स के केस में सेक्शन नंबर 10 या तो 11। 10 कब लगेगा? जब आपने जो भी सेल किया है उसका मूवमेंट इंडिया से ही शुरू हो रहा है, इंडिया में ही खत्म हो रहा है। लेकिन अगर मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, देन इन सच केस
प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 11। ओके, अब हम बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज के केस में कहा जाता है कि अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट अगर दोनों जन इंडिया के अंदर है, अगर दोनों जन इंडिया के अंदर है, ओके, देन इन सच केस कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 12। ओके, दोनों जन इंडिया के अंदर, दोनों जन इंडिया के अंदर हैं, ओके, तब क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 12। सप्लायर रिसिपेंट दोनों इंडिया में होने चाहिए, तो सेक्शन नंबर 12। गुड्स में हमने क्या देखा? मूवमेंट। लेकिन सर्विस में क्या देखेंगे? सप्लायर का लोकेशन एंड रिसिपिएंट का लोकेशन। अगर दोनों में से एक जन का लोकेशन इंडिया के बाहर है, ओके, सप्लायर और रिसिपिएंट, सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी जन इज आउटसाइड इंडिया, सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, ओके, देन क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा। क्या लगेगा? सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सबको ये क्लैरिटी आ चुकी है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा सेक्शन कब अप्लाई करना है? जब भी मूवमेंट इंडिया के अंदर होगी तब सेक्शन 10 लगाएंगे। जब मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर होगी तो सेक्शन 11 लगाएंगे। ओके, एंड जब सर्विसेज की हम अगर बात करें तो सेक्शन 12 कब लगेगा? जब दोनों जन इंडिया में है एंड दोनों में से अगर एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13। क्लियर पॉइंट्स? अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 10। स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ओके, सेक्शन नंबर 10 1 ए इज हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग इज सप्लाई which involves which involves movement of goods, which involves movement of goods। ओके, सप्लाई विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी इसका मीनिंग सुन, एकदम सिंपल मीनिंग। अगर आप लोग महाराष्ट्र में हो, ओके, आप लोग को गुड्स गुजरात में सेल करना है तो गुड्स को सेंड करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू अंडरटेक अ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, आप लोग को मूवमेंट करना पड़ेगा तभी गुड्स जाएंगे। ओके, ऐसे केसेस का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इट विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 10 1 ए। ओके, समझ में? सप्लाई विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है मतलब कि आप लोग जो भी गुड्स सेल कर रहे हो उसके लिए गुड्स को आपको क्या करना पड़ेगा? सेंड करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। तो सर ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पर मूवमेंट नहीं होगा पर गुड्स का सेल होगा? आंसर इज एज इज बेसिस सेल। ओके, मतलब कि फर्नीचर है, ओके, प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर है, आप लोग को समझो एक घर मिला है, घर में फर्नीचर इंस्टॉल्ड है पहले से। सो फर्नीचर कैन बी मूवेबल, फर्नीचर मूवेबल है। लेकिन आप लोग जब घर खरीद रहे हो तब आप लोग को फर्नीचर पहले से लगा हुआ मिल रहा है एंड आप उसका जो पैसा पे कर रहे हो, ओके, वो पैसा जो आप पे करो फर्नीचर का, लेकिन फर्नीचर आपने खरीदा है तब मूवमेंट हुआ नहीं, पहले से हो चुका था मूवमेंट, अब आप परचेस कर रहे हो। ओके, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं सप्लाई विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, बाद में सीखेंगे, आएगा सेक्शन 10 1 सी आएगा। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एकदम टेक्निकल वर्ड्स में आप लोग को बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मीनिंग समझ लेंगे। यहाँ पर देखो, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। ओके, अब यहाँ पर मूवमेंट जिधर भी क्या हुआ,
टर्मिनेट हुआ, गुड्स का मूवमेंट जिधर भी टर्मिनेट हुआ, ओके, मतलब महाराष्ट्र वाले पर्सन ने जो मूवमेंट है वो कहाँ पर टर्मिनेट किया? गुजरात में, मतलब गुजरात में उसने क्या किया? डिलीवरी दिया। सो द प्लेस वेयर डिलीवरी इज टर्मिनेटेड, ओके, गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हुआ गुजरात में। समझ में आया? तो महाराष्ट्र वाला जो पर्सन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेगा? गुजरात मानेगा। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, क्योंकि गुजरात में क्या हुआ है? गुड्स का जो मूवमेंट है वो टर्मिनेट हुआ। सर अगर गुजरात से कोई और पर्सन ने खरीदा एंड वो लेके गया राजस्थान, तो मूवमेंट तो राजस्थान में टर्मिनेट हुआ। हमने तो पहले गुजरात बोल दिया था, तो मिस्टेक हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या होएगा वो सुनो। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई इज राजस्थान, ओके। सो गुजरात वाले को इस परचेस का आईजीएसटी आईटीसी मिलेगा, एंड इस सेल का आईजीएसटी लायबिलिटी भरना पड़ेगा। ओके, तो इन शॉर्ट लायबिलिटी माइनस आईटीसी किया तो गुजरात गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अब ये गुड्स आ गए राजस्थान में। अब ये गुड्स मान के चलो वापस से सेल होते हैं राजस्थान के अंदर, ओके। तो यहाँ पर राजस्थान वाले को क्या भरना पड़ेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट में सेल हुआ। सो यहाँ पर एंड अज्यूम करते हैं कि इधर ही कंज्यूम हुआ, मतलब कि इसके आगे नहीं बिकने वाला है। तो ये रेवेन्यू जो है कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू जाएगा। आया है समझ में? सबको क्लियर है क्या? राजस्थान गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू जाएगा। आया समझ में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हर बार चेंज होगा, हर ट्रांजेक्शन में अलग हो जाएगा। महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई। गुजरात से राजस्थान जा रहा है, राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई। राजस्थान से राजस्थान में राजस्थान इज ओनली द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? सो जब भी गुड्स का सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, ओके, उस केस में उस केस में जिधर भी मूवमेंट क्या हुआ है? टर्मिनेट हुआ है, मूवमेंट इज टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट, उस जगह को क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। आगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 10(1)(b). इसका हेडिंग इज बिल टू शिप टू मॉडल। इसका हेडिंग वुड बी बिल टू शिप टू मॉडल। तो पहले ये मॉडल समझ लेते हैं। अच्छा, ये मॉडल ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है इन आईटीसी चैप्टर, ओके, फिर भी कर लेते हैं वापस से। समझो देर आर थ्री पार्टीज, पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। ओके, तीन पार्टीज है। अब यहाँ पर सी ने ए को ऑर्डर दिया, बोला कि सर मुझे गुड्स चाहिए। ठीक है, तो ए ने क्या बोला? ठीक है मिल जाएगा। लेकिन ए के पास एक्चुअल में वो गुड्स है ही नहीं। ए ने क्या किया? ए ने बी को इंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ए ने क्या किया? बी को इंस्ट्रक्ट किया, डायरेक्ट किया। क्या डायरेक्ट किया? कि बी आप एक काम करो, जो भी गुड्स है ना, आप सी के लोकेशन पे भेज देना। क्योंकि सी के लोकेशन पे आप गुड्स को भेज देना, लेकिन इन गुड्स का जो बिलिंग है वो मुझे कर देना। आ रहा है पॉइंट समझ में? आ रहा है? सी ने ए से गुड्स मांगा, ए ने बोला ठीक है मिल जाएगा। ठीक है, ए ने बोला मिल जाएगा, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या करेगा? सी को गुड्स सेंड करेगा, दैट इज शिप करेगा। ओके, बी विल शिप दिस गुड्स टू सी, बट बी को बिलिंग किसको करना है? ए को बिलिंग करना है। तो यहाँ पर बी विल बी बिलिंग दिस गुड्स टू ए, बी विल बिल टू ए, शिप टू सी। आया समझ में? बी विल बिल टू ए बट शिप टू सी। समझ में आया? अब यहाँ पर इसके आगे ट्रांजेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली ए ने अपना पैसा दिया है बी को, सो वो सी से रिकवर करेगा। तो सी से रिकवर करने के लिए ए विल इशू इनवॉइस ऑन सी। ओके, ए विल इशू इनवॉइस ऑन सी। अब ये बिल टू शिफ्ट मॉडल का सेकंड लेग है, ओके। जो बी टू ए ट्रांजेक्शन है, दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड ए टू सी इज द सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इन लोग का नाम यहां पर देता हूं। ए वुड बी कॉल्ड एज थर्ड पर्सन,
A would be called as third person, B would be called as supplier, and C would be called as recipient. C would be called as recipient. ओके, तीन लोग क्लियर हो गए समझ में? ए इज द थर्ड पर्सन, बी इज द सप्लायर, सी इज द रेसिपिएंट. अब ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, ओके, उसके बारे में यहां पर लिखते हैं थोड़ा. सबसे पहला ट्रांजैक्शन, दैट इज फर्स्ट लेग ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, इज बिटवीन सप्लायर एंड सप्लायर एंड कम ऑन सप्लायर एंड थर्ड पर्सन. सप्लायर एंड थर्ड पर्सन के बीच में फर्स्ट लेग होता है. ओके, अभी बी ने गुड्स का मूवमेंट तो सी के यहां पर टर्मिनेट किया, पर गवर्नमेंट सेज एज पर सेक्शन 10(1) बी, द प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई would be, place of supply would be location of, location of third person, location of third person. ओके, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन मतलब बी अपने बिल पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा, ए का लोकेशन. तो यहां पर अभी लोकेशंस दे देते हैं. समझो ए महाराष्ट्र का है, बी महाराष्ट्र का है, सी गुजरात का है. ओके, तो यहां पर बी ने सी को दूसरे स्टेट में डिलीवरी दी, लेकिन बी को, ए को क्या चार्ज करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र. आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? सो बी जब भी ए के ऊपर बिल बनाएगा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट वुड बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन. ओके, गेटिंग द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं अभी. सेकेंड लेग. ओके, सेकेंड लेग में क्या हो रहा है, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन थर्ड पर्सन एंड रेसिपिएंट, थर्ड पर्सन एंड रेसिपिएंट. अब जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है. ओके, जो ए बिल बना रहा है, ही इज नॉट सप्लाइंग, ही इज नॉट सेंडिंग द गुड्स. ओके, बी सी के पास गुड्स मिल चुका है. ए क्या कर रहा है, सिर्फ इनवॉइस बना रहा है. क्या बना रहा है, सिर्फ इनवॉइस बना रहा है. इट मींस दिस इज द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. Although movement of goods is between B to C, but there is no movement of goods between A to C. So this transaction does not involve movement of goods. ओके, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, इट वुड बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10(1) सी. ओके, अभी हम लोग सेक्शन 10(1) सी में पहुंच रहे हैं. सेक्शन 10(1) सी में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो टेक्निकल लैंग्वेज. लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट. ओके, मतलब कि यहाँ पर जब भी गुड्स डिलीवर हुए, तब कौन से लोकेशन पे पड़े थे, गुजरात. ठीक है. सो यहाँ पर जब ए सी के ऊपर बिल बनाएगा, ओके, जब भी ए सी के ऊपर बिल बनाएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात. पीओएस वुड बी, पीओएस वुड बी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. ओके, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दैट इज गुजरात. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर ए को क्या चार्ज करना पड़ेगा, आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर 10(1) ए, 10(1) बी और 10(1) सी भी हो गया. ओके, 10(1) सी में हमने देख लिया कि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ओके, जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन, मूवमेंट जिधर भी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर जिधर गुड्स रखा हुआ है, ओके, दैट इज द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो नाउ लेट अस मूव अहेड टू सेक्शन 10(1) डी. ओके, 10(1) डी की ओर बढ़ेंगे अभी. सेक्शन 10(1) डी. 10(1) डी इज फॉर असेंबली इंस्टॉलेशन. 10(1) डी is for assembly and
इंस्टॉलेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को असेंबल करने पड़ते हैं, ओके, या फिर उसको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि जिधर भी वो गुड्स का आप असेंबली करने वाले हो या फिर इंस्टॉलेशन करने वाले हो, दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि मैंने महाराष्ट्र में एक सप्लायर है मशीन का। वो मशीन के सप्लायर को मैंने कहा कि आप, मेरा जो नया यूनिट बनने वाला है, ओके, नया यूनिट गुजरात में, ठीक है, वहां पर आप मशीन को सप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र का जो सप्लायर है, मशीन सप्लायर, कि वो बिल किसके ऊपर बनाएगा? मेरी एंटिटी के ऊपर जो महाराष्ट्र में। लेकिन मैंने उसको क्या बोला कि मुझे मशीन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर नहीं चाहिए, मेरे को मशीन इंस्टॉल चाहिए मेरे नया जो साइट चालू होने वाला है इन गुजरात, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करो। वो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये मुझे क्या चार्ज करेगा? महाराष्ट्र का सप्लायर मुझे क्या चार्ज करेगा? कम। अभी तुम लोग बोलेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि सप्लायर महाराष्ट्र, रिसिपिएंट महाराष्ट्र। बट नहीं, इस केस में आईजीएसटी आएगा। क्यों आईजीएसटी आएगा? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज एज पर सेक्शन 10(1)(d), जहां पर असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है, लोकेशन वेयर असेंबली और इंस्टॉलेशन इज डन। असेंबली और इंस्टॉलेशन इज डन। आया समझ में? तो जिधर भी असेंबली या फिर इंस्टॉलेशन होने वाला है, उस जगह को क्या बोला जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। तो जो मशीन का सप्लायर है महाराष्ट्र वाला, वो गुजरात को प्लेस ऑफ सप्लाई मान करके, सिंस एलओएस एंड पीओएस इज डिफरेंट स्टेट, हमको आईजीएसटी चार्ज करके बिल करेगा। ठीक है, हम लोग को क्या चार्ज करेगा? आईजीएसटी। यहाँ तक समझ में आया? अभी लगे हाथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करके रखना। एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, क्या ये आईजीएसटी का बेनिफिट महाराष्ट्र के रिसिपिएंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो महाराष्ट्र का रिसिपिएंट है, ओके, इस महाराष्ट्र के रिसिपिएंट को ये जो आईजीएसटी है, क्या इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो वीडियो को पॉज करके तुम लोग को सोचना है, मैं आंसर बता रहा हूँ। आंसर इज आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी मिलने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो आपका स्टेट होना चाहिए। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, अगर इस तरीके से कुछ है तो ही आप लोगों को आईटीसी दिया जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो। ठीक है, 99% स्टूडेंट्स डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। तो गुजरात अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है, लेकिन आप कहाँ पर हो? महाराष्ट्र में। अब जीएसटी का रेवेन्यू जाने वाला है गुजरात के जेब में, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको आईटीसी क्यों दे? आया पॉइंट समझ में आया? इज दैट वेरी क्लियर? अभी महाराष्ट्र का ये जो सप्लायर है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डालने वाला है? गुजरात। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? गुजरात को रेवेन्यू देगा। अगर गुजरात को रेवेन्यू देने वाला है तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र के रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं देने वाली। क्यों नहीं देगी आईटीसी? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो कुछ शेयर मिला ही नहीं। आया समझ में? क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आईटीसी नहीं मिलता है अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट में नहीं होता है। तो कौन से केस में आईटीसी मिलता है, एक बार मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र से कुछ गुड्स खरीद रहे हो, ओके, गुड्स आया गुजरात, सप्लायर महाराष्ट्र, रिसिपिएंट गुजरात, बोलो क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। क्या ये आईजीएसटी का बेनिफिट मिलेगा गुजरात वाले को? आंसर इज यस, मिलेगा। क्योंकि गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आपका रजिस्ट्रेशन भी गुजरात में। ओके, अकॉर्डिंगली आईजीएसटी का आईटीसी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 10, सबसेक्शन 1, क्लॉज ई, दैट इज गुड्स
टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। अभी सुनो इसका मीनिंग, ऑन बोर्ड और कन्वेंस। अभी कई बार आप लोगों ने देखा रहेगा कि ट्रेन में, प्लेन में आप लोगों को गुड्स मिलते हैं, ओके, सेल होते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, ये ट्रेन में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। अभी ट्रेन में बहुत सारे वेंडर्स चढ़ते हैं, ओके, बहुत सारे वेंडर्स चढ़ते हैं, ये गुड्स ले लो, ये गुड्स ले लो। अभी इन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर मूवमेंट कंप्लीट होगा वो ऑन ऑन अ कन्वेंस मूवमेंट कंप्लीट हो रहा है, एंड कन्वेंस कहाँ पर है ये एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है। कि मान के चलो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात के बीच में ऐसे आप जा रहे हो, एंड आपने यहाँ पर कुछ खरीदा, तो यहाँ पर हमको थोड़ी मालूम है कि हम लोग ने एग्जैक्टली कहाँ पर खरीदा, नहीं मालूम है, ठीक है। अगर मान के चलो कि रात का टाइम है तो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो सप्लायर है, ओके, जो ये गुड्स सेल कर रहे हैं, ये सप्लायर जहां से गुड्स को ऑन बोर्ड लेंगे, ओके, जहां से गुड्स को ऑन बोर्ड लेंगे, दैट लोकेशन वुड बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। महाराष्ट्र से कोई एक वेंडर चढ़ा, ओके, सेलर चढ़ा, गुड्स को लेके चढ़ा। ओके, अभी ये जो ट्रेन है ये गुजरात से होके जाने वाली है, कर्नाटक भी जाने वाली है, ओके, और वेस्ट बंगाल भी जाएगी, एग्जाम्पल है ये। अब ये जो महाराष्ट्र का वेंडर है, ये गुजरात में भी किसी रिसिपिएंट को बेचने वाला है, ओके, ऑन अ कन्वेंस, ऑन अ कन्वेंस, गाड़ी से उतर के सेल नहीं हो रहा है, गाड़ी में सेल हो रहा है, ओके। सो गुजरात में बेचा, कर्नाटक में बेचा, वेस्ट बंगाल में बेचा। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला जो पर्सन है क्या चार्ज करेगा? आंसर इज CGST, SGST। चाहे गुजरात में सेल करे, कर्नाटक में सेल करे, वेस्ट बंगाल में सेल करे, ऑन बोर्ड किधर भी सेल करे, कहीं पर भी, कहीं पर भी। क्यों ऐसा? क्योंकि जहां से इसने गुड्स को ऑन बोर्ड लिया है, दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा है पॉइंट? ओके। तो अपने सारे सेक्शंस हो गए, मैं एक बार क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 10, 11, 12 या फिर 13। ओके, सेक्शन नंबर 10 एंड 11 कब देखना है? जब आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो। सेक्शन नंबर 12 एंड 13 कब देखना है? जब आप सर्विस दे रहे हो। 10 कब देखेंगे स्पेसिफिकली? जब भी मूवमेंट इंडिया में है। 11 कब देखेंगे? जब मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर या तो इंडिया के बाहर से इंडिया में हो रही है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 कब देखेंगे? जब सर्विस सप्लायर एंड सर्विस रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया के अंदर है। 13 कब देखेंगे? जब दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है। ओके। 10, सेक्शन 10 समझेंगे अभी वापस से एक बार रिवीजन। सेक्शन 10(1)(a), वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिधर भी मूवमेंट टर्मिनेट हुआ फॉर डिलीवरी, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ। अगर एक्स फैक्ट्री सेल हुआ है, ठीक है, अगर एक्स फैक्ट्री सेल हुआ, एक्स फैक्ट्री सेल का मीनिंग क्या होता है? हम लोग का फैक्ट्री है महाराष्ट्र में, ओके, हम लोग का एक रिसिपिएंट है गुजरात। हमने उसको गुजरात में गुड्स नहीं भेजा है, वो हमारे यहाँ पर आया, गुड्स को अपने ट्रक में डाला, एंड वो गुड्स को लेके गया गुजरात। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात ओनली। ओके। भले यहाँ पर हमने उसको बेच दिया, पर फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, बिकॉज एड्रेस का मतलब होता है जो रिसिपिएंट हम लोग को देता है फॉर मेंशनिंग ऑन द टैक्स इनवॉइस। ओके। सो 10(1)(a कंप्लीटेड। 10(1)(b), बिल टू शिप टू। ओके, जो सप्लायर रहेगा वो जब भी थर्ड पर्सन के ऊपर बिल बनाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। सेक्शन नंबर 10(1)(c), वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में जिधर भी गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(d), असेंबली इंस्टॉलेशन, जिधर भी असेंबली या फिर इंस्टॉलेशन हो रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(e), गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, अगर गुड्स ऑन बोर्ड लिया है, तो जब जहां पर भी गुड्स आपने ऑन बोर्ड लिया, दैट लोकेशन वुड बी ट्रीटेड एज प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? सेक्शन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 11।
ठीक है, सीए इंटर को नहीं देखना है ये। सीए इंटर को कहाँ तक देखना है, जितना अपना हो चुका उतना देखो, बस हो गया। सेक्शन नंबर 11। अच्छा, सेक्शन नंबर 12 का 12 वाला वीडियो जरूर देखना। 11 नहीं देखना है, 11 13 ये दोनों नहीं देखना है, 12 देखना है आपको। नाउ सेक्शन नंबर 11 इज फॉर सीए फाइनल, सीएमए फाइनल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर मान के चलो आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, ओके, यू हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स, मतलब आपने महाराष्ट्र से गुड्स कहाँ पर भेजा, से यूएस, जापान, ओके, दैट इज आउटसाइड आउटसाइड इंडिया। तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन रहेगा, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर यूएस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है पॉइंट? डेस्टिनेशन, इंडिया के बाहर का जो लोकेशन है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया है समझ में? एकदम सिंपल। आगे, अगर आप लोगों ने इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में मंगवाया, ओके, फॉर एग्जांपल जापान से गुड्स आया महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ इंपोर्टर इज द प्लेस, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, जहां पर भी इंपोर्टर लोकेटेड है, दैट इज रजिस्टर्ड है, ओके, उधर ही इंपोर्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस पर इंपोर्ट करना है। तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट द सेक्शन नंबर 11। अभी अगले वीडियो में सेक्शन नंबर 12 एंड 13 दोनों कवर करेंगे। सेकंड सेकंड पार्ट इस चैप्टर का थोड़ा सा लेंदी रहेगा।